कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। अरुण की मौत का पलक के दिल को गहरा सदमा लगा था। वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। सपनों से भरी उसकी आंखें जैसे पधरा गई थी, जिसमें न कोई उम्मीद थी, न कोई आस और ना ही किसी का इंतजार। बस सुनी सुनी आंखों से वो एक तरफ देखती रहती, न रोती, न हंसती और न किसी से कोई बात करती। एक भरपूर जिंदगी जीने वाली जिंदा दिल लड़की जिंदगी से मुंह मोड़ चुकी थी। पलक की माँ ने उसे रुलाने की बहुत कोशिश की कि शायद जी भरकर रो लेने से उसके दिल का सारा दर्द बाहर निकल जाएगा, तो वो सदमे से निकल जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। मगर पलक पर उसकी माँ की किसी भी कोशिश का फायदा नहीं हो रहा था। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। जिंदगी जो जख्म देती है, उन जख्मों का इलाज वक्त ही करता है। मगर पलक के जख्म इतने गहरे थे कि शायद वक्त के पास भी उनका कोई इलाज नहीं था। उसने अपने गम को अपने दिल से ऐसे लगा लिया था कि जैसे वो उस गम से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। वक्त अपनी रफ्तार चलता रहा और ऐसे ही कई महीने गुजर गए, मगर पलक की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो इस वक्त एक ऐसे बच्चे की तरह थी जिसे हर समय अपनी माँ के सहारे की जरूरत थी। इन दिनों पलक की माँ ने मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों में जाकर पलक के लिए दुआएं की। वैद, हकीम, डॉक्टर हर किसी के पास गई कि कोई दुआ या कोई दवा उनकी बेटी को पहले जैसी कर दे, उसके होठों पर पहले जैसी मुस्कान ला दे। मगर पलक पर तो जैसे दवा या दुआ कोई असर ही नहीं कर रही थी। एक दिन पलक की माँ पलक को डॉक्टर को दिखाकर क्लिनिक से बाहर निकली तो उन्हें याद आया कि वो दवाई की पर्ची तो अंदर डॉक्टर के टेबल पर ही भूल गई। तो वो पलक को बाहर एक तरफ बिठाकर और उनके आने तक कहीं न जाने की ताकीद करके पर्ची लेने अंदर चली गई। जहां पलक बैठी थी उसके सामने सड़क थी और सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। पलक कुछ देर उन गाड़ियों को देखती रही, फिर अचानक उठकर सड़क की ओर जाने लगी। कुछ देर में पलक सड़क पर पहुंच गई। बिना आती जाती गाड़ियों की परवाह किए पलक सड़क पर चल रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है और उसे हटने का संकेत देने के लिए लगातार हॉर्न बजाती आ रही है। मगर पलक बिना कोई परवाह किए आगे चली जा रही थी। गाड़ी आगे आती गई, मगर इससे पहले कि पलक गाड़ी से टकराती तभी अचानक एक हाथ पलक को खींचकर सड़क के किनारे ले आया। पलक को बचाने वाले वो हाथ रणवीर शेखावत के थे। इस सब का पलक पर तो कोई असर नहीं हुआ, मगर पलक को देखकर रणवीर का दिमाग गर्म हो गया। तुम्हें दिखाई तो नहीं देता, तो क्या सुनाई भी नहीं देता? इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हें दिखाई नहीं थी और उसका हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया? कहीं कहीं तुम सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना? मगर रणवीर की बातों का पलक पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो रणवीर की बातों को अनसुना करके बस सड़क की तरफ देखे जा रही थी। रणवीर गुस्से में बोला, सुनो, मेरी बात को अनसुना मत करो। मैं समझ गया तुम सुसाइड ही करने जा रही थी। क्या जानते नहीं हो तुम कि सुसाइड करना एक क्राइम है? मैं तुम्हें अभी खुदकुशी करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? वैसे तो इतना बकबक करती हो, आज कौन सा सांप सूंघ गया तुम्हें? तभी पलक की माँ क्लिनिक से बाहर निकली तो पलक को किसी अजनबी के साथ देखकर दौड़कर उनके पास आई और पलक को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? रणवीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप इसके साथ हैं? वसुधा देवी जी ने कहा, हाँ मेरी बेटी है ये। रणवीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, तो फिर संभालिए इसे, यह अभी खुदकुशी करने जा रही थी। अगर वक्त पर आकर मैं बचा न लेता तो अब तक तो वो गाड़ी कुचल कर जा चुकी होती इसे, और आप लोग बाद में सारा दोष गाड़ी चलाने वाले को देते हो। और ऊपर से मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये ऐसे जता रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वसुधा देवी ने जवाब दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, और जो कुछ भी हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये तो खुद अपने होश में नहीं है। रणवीर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब, क्या हुआ है इसे? बस ये समझ लो बेटा कि अभी हमारा वक्त खराब है। ये कहकर वो पलक का हाथ पकड़कर बोली, चलो बेटी घर चलते हैं। और मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे बिना कहीं जाने से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पलक को प्यार से डांटते हुए माँ उसे पकड़कर ले गई। किसी मासूम बच्चे की तरह पलक अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ चली गई। रणवीर हैरानी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। क्या हुआ है इसे? ये ऐसी कैसे हो गई? ऐसे कई सवाल रणवीर के जहन में उमड़ रहे थे।
पलक की माँ पलक को लेकर बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़ी हो गई। रणवीर दूर से उन्हें देख रहा था। न जाने क्यों उसका मन पलक के बारे में जानने को कर रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये बात उनसे पूछे कैसे, कि आखिर पलक की ऐसी हालत क्यों हो गई, कैसे हो गई। फिर उसे किसी का फ़ोन आया और वो फ़ोन सुनते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी आगे चली गई। वहीं बस स्टॉप पर उनके पास ही एक औरत थी जिसके पास एक 5-6 साल का बच्चा था। वो बच्चा बार बार खेलने के लिए बस स्टॉप से बाहर जा रहा था। वो औरत बार बार उसके पीछे जाकर उसे पकड़ कर लाती, मगर वो थोड़ी देर बाद फिर भाग जाता। माँ फिर उसके पीछे भागती। अरुण, अरुण रुक जाओ अरुण। अरुण का नाम सुनते ही पलक के दिमाग में जैसे कोई हलचल हुई। अचानक पलक उस औरत के पीछे चल पड़ी जो अपने बच्चे का नाम पुकारते हुए उसके पीछे भाग रही थी। पलक ने उसे देखा। वो अपने बच्चे को पकड़कर उससे कह रही थी, अरुण, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, बहुत शरारती हो गए हो तुम। तुम्हारे पापा से शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी। वो बच्चा अपनी माँ के साथ खेलने लगा। उन्हें खेलते हुए देखकर अचानक पलक को वो सारे पल याद आने लगे जो उसने अरुण के साथ गुजारे थे। खुशी के पल, हंसने गाने के पल, रूठने मनाने के पल, और फिर वो पल भी जब अरुण का बेजान शरीर पलक के सामने था। उस पल को याद करके अचानक पलक चीख मारकर वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। पलक को उसी क्लिनिक लाया गया जहां से कुछ देर पहले ही पलक का चेकअप कराने उसकी माँ उसे लेकर आई थी। जब पलक को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसे सब कुछ याद आ चुका था। पलक को बिल्कुल ठीक हुई देखकर उसकी माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने खुशी से पलक को गले लगा लिया। पलक भी अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पलक सदमे से तो निकल गई, मगर अरुण को खोने के दुख से बाहर नहीं निकल पाई। हर वक्त अपने आप में खोई रहती, सुनी आंखों से दरवाजे को देखती रहती, इस उम्मीद में कि अभी दरवाजा खुलेगा और मुस्कुराता हुआ अरुण अंदर आएगा। ठीक होने के बाद पलक उसका पता लगाना चाहती थी जो उस रात गाड़ी चला रहा था। तो उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उस एक्सीडेंट में गाड़ी चलाने वाले की कोई गलती नहीं थी, मगर पलक कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर उसे सजा दिलवाना चाहती थी, जिसकी वजह से आज अरुण उसके साथ नहीं है। माँ के बार बार समझाने पर भी जब पलक नहीं मानी तो माँ ने पलक को अपनी कसम देकर कहा, नहीं पलक, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुझे मेरे सर की कसम। पलक रोते हुए बोली, माँ ये क्या कह रही हो तुम चाहती हो कि मैं अरुण के कातिल को ऐसे ही छोड़ दूं? कोई कातिल नहीं है पलक, उस एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं थी। वो एक्सीडेंट अरुण के ज्यादा नशे में होने की वजह से हुआ था। ऋषभ ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। पलक भूल जा वो सब, परछाइयों के पीछे भागने से कुछ हाथ नहीं आएगा। पलक गुस्से में बोली, कैसे भूल जाऊं माँ, मैंने अरुण से प्यार किया था। वसुधा देवी उसे समझाते हुए बोली, वक्त सब कुछ भुला देता है बेटी, इस हादसे को भूलने में भी वक्त ही तेरी मदद करेगा। मैं अरुण को नहीं भूल सकती माँ, वो क्यों चला गया माँ? जाने से पहले उसे जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। जीना पड़ता है बेटी, हम चाहें ना चाहें मगर जीना पड़ता है, और तुझे भी जीना पड़ेगा। माँ ने उसकी भीगी आंखों को देखते हुए कहा। कैसे माँ, अरुण के बिना कैसे? पलक ने तड़पते हुए कहा, मेरे लिए जैसे मैं तेरे लिए जी रही हूँ, तेरे पिता के जाने के बाद। पलक माँ के गले लगकर रो पड़ी। पलक ने हालात से समझौता कर लिया और खुद को अरुण के बिना जीने की जिंदगी से एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर लिया। वो मान गई कि अब उसे अकेले ही जीना है, अरुण के बिना, उसकी यादों के साथ। मगर अब उसके होठों पर न पहले जैसी मुस्कान थी और ना ही आंखों में सपने, न कोई उम्मीद और ना कोई भविष्य की फिक्र। सारी उम्मीदें, सारे सपने और भविष्य की सारी चिंताएं अरुण के साथ ही चली गई थी। पलक ने जैसे सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया था, बस अपने आप में ही खोई रहती। न गुस्से कल की कोई चिंता, न आने वाले कल की कोई फिक्र, न अपनी कोई सुध, न घर का कोई ख्याल, बस हर वक्त अरुण की यादों में खोई रहती। मगर एक रात माँ की खांसी की आवाज़ से पलक की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा, माँ सिलाई मशीन पर कुछ सिल रही थी और सिलाई करते हुए उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। पलक माँ के पास गई और उनसे पूछा, ये क्या माँ, इतनी रात को तुम कपड़े सिल रही हो? माँ बोली, हाँ बेटी, जिसके ये कपड़े सिलकर कल उसे देने हैं। मगर माँ, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है तो तुमने ये कपड़े लिए ही क्यों?
माँ ने उदास आवाज में कहा। तो क्या करती? घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, और पैसे काम के बिना नहीं मिलते। तो अपने गम में डूबी है, मगर मुझे तो घर के बारे में सोचना पड़ेगा ना। घर में ना तो राशन है और ना ही कोई पैसा। मेरी दवाई भी खत्म हो चुकी है। ये कपड़े सिलूंगी तो थोड़े बहुत पैसे तो मिलेंगे ही। पलक को कुछ महसूस हुआ। सॉरी माँ, ये सब मेरी गलती है। मैं अपने ही गम में डूबी रही, घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा जिंदगी की सारी ज़रूरतें ख़त्म हो गई, सब कुछ अरुण के साथ ही चला गया। मगर मैं गलत थी। किसी इंसान के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती और ना ही उसकी ज़रूरतें कभी ख़त्म होती हैं। बस इंसान ही नहीं रहता। मगर अब तुम फिक्र मत करो माँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम उठो, ये कपड़े मैं सिल देती हूँ। पलक माँ को उठाते हुए बोले। लेकिन बेटी तुम ये। मैंने कहा ना माँ, मैं कर लूंगी, तुम मुझे बस बता दो कि क्या और कैसे सिलना है। माँ को वहां से उठाकर पलक ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और खांसी रोकने के लिए वो रसोई में से गर्म पानी में शहद मिलाकर माँ को पिलाया और तेल गर्म करके माँ की छाती पर मलने लगी ताकि खांसी से थोड़ी राहत मिले। कुछ देर गर्म तेल से छाती पर मालिश करने से माँ को खांसी से थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद वो सो गई। माँ के सोने के बाद पलक कपड़े सिलने लगी। उसके बाद पलक ने माँ को कपड़े सिलने से मना कर दिया और घर का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिलहाल घर का खर्च पूरा करने के लिए उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी की तलाश में भी दोबारा से जुट गई। पलक ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी का संघर्ष शुरू कर दिया, मगर इस बार इस सफर में वो अकेली थी। उसे हौसला देने वाला, हिम्मत देने वाला अरुण अब उसके साथ नहीं था। अब उसे ये सफर अकेले ही तय करना था। आज भी एक ऑफिस में वो इंटरव्यू के लिए आई थी। तेज तेज चलती हुई वो ऑफिस के अंदर जा रही थी कि तभी उसी ऑफिस से बाहर आता हुआ रणवीर उससे टकरा गया। पलक को देखकर पहले तो रणवीर गुस्से से भर गया। तुम यहाँ में? एक बात बताओ मुझे, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तुम बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटने आ जाती हो। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? मुझ पर नजर तो नहीं रख रही ना तुम? पलक ने बिना कोई बहस किए कहा। आई एम सॉरी। सॉरी कहकर पलक चुपचाप आगे बढ़ गई। रणवीर को पलक का ये बर्ताव अजीब लगा। रणवीर की हर बात का उल्टा जवाब देने वाली, बात बात पर उससे लड़ने वाली लड़की आज इतनी खामोश क्यों है? और आज तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सॉरी कहकर चुपचाप आगे चली गई। फिर रणवीर को उस दिन सड़क वाली घटना याद आई। उस दिन क्या हुआ था उसे, और आज भी अलग से क्यों लग रही है? रणवीर ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, सुनो, रुको जरा। पलक ने रुक कर पीछे पलट कर रणवीर को देखा। रणवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पलक ने उदास आंखों से रणवीर को देखा। रणवीर उसकी आंखों की वो उदासी देखकर हैरान हो गया। इससे पहले जितनी बार भी रणवीर उससे मिला था, उसकी आंखों में शरारत होती थी, होठों पर शरारती सी मुस्कान होती थी, मगर आज उसके चेहरे पर एक सूनापन है। न वो मुस्कान, न वो शरारत, और वो इतनी उदास क्यों है? उसकी उदास आंखें न जाने क्यों रणवीर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसके चेहरे को गौर से देखते हुए रणवीर बोला, वैसे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे अच्छा लगा। कोई उल्टा जवाब नहीं, झगड़ा नहीं, और आज तो बिना कहे ही सॉरी बोल दिया। तुम्हें अकल आ गई है या फिर कोई नया नाटक है तुम्हारा? पलक रणवीर की बात का कोई जवाब दिए बिना वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसे फिर से रोक लिया। रुको, पलक बोली, मुझे जाने दीजिए, मेरा इंटरव्यू है। चली जाना, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। पलक ने रणवीर की तरफ थोड़ा हैरानी से देखा तो रणवीर बोला, वैसे मुझे तुम्हारा वो पहले वाला बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर तुम्हारे इस रूप से वो पहले वाला झगड़ालू रूप ही बेहतर था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी चुप क्यों हो? पलक ने पूछा। आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं। रणवीर उसकी उदास आंखें देखकर बोला, इससे पहले तुम जब भी मुझसे मिली हो तुमने मुझसे झगड़ा किया है। आज तुम्हें इतनी चुप देखकर कुछ अजीब सा लगा। पलक उदासी के साथ बोले, हमेशा वक्त ऐसा नहीं रहता, जाने कब किसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए और कब जिंदगी बदल जाए, कौन जाने। कहकर पलक ऑफिस के अंदर चली गई और रणवीर सोचने लगा, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? मैं क्यों उसकी फिक्र करूँ? शी इज़ नॉट डिजर्विंग। वो इस लायक ही नहीं है कि उसकी कोई फिक्र करे। एक दिन रणवीर को ऑफिस से घर में फोन आया कि उसकी माँ अरुणा देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तो रणवीर सारा काम छोड़कर घबराया सा घर पहुंचा। रणवीर अपनी माँ के कमरे में आते हुए बोला, मॉम मॉम,
अरुणा देवी जी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उनके बेड के पास एक कुर्सी पर डॉक्टर साहब बैठे कुछ लिख रहे थे और उनके पास रणवीर के घर का एक पुराना नौकर खड़ा था। रणवीर को देखकर अरुणा देवी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और प्यार से बोली, तुम आ गए वीर। रणवीर घबराया सा अपनी माँ के पास बैठकर बोला, मॉम क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? ऐसे कैसे अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी आप। वीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, माँ उठकर बैठते हुए बोली। रणवीर उन्हें गुस्सा दिखाते हुए बोला, आप तो चुप ही रहिए, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं आप। अंकल आप बताइए क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर, जो रणवीर के पिता रणविजय शेखावत के दोस्त थे और उनके फैमिली डॉक्टर भी थे, वो अरुणा देवी को भाभी कहकर बुलाते थे, बोले, भाभी रणवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं रणवीर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रही हैं। भाई साहब आप भी रणवीर से मिल गए? डॉक्टर साहब बोले, नहीं मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ, मुझे जो नजर आ रहा है मैं वही कह रहा हूँ। रणवीर ने डॉक्टर साहब से पूछा, मगर अंकल इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर साहब ने बताया, बीपी इतना कम हो गया था कि बेहोश होकर गिर गई थी। मॉम आप फिर से बेहोश हो गई थी। रणवीर घबराकर अपनी माँ के गले से लग गया। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, रणवीर तू परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने एकदम ठीक। फिर रणवीर पास ही खड़े नौकर से थोड़ा नाराजगी के लहजे में बोला, आप कहाँ थे दीनू काका? मॉम का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है ना, तो फिर आपने क्यों नहीं इनका ख्याल रखा? अरुणा देवी जी नाराज होकर बोली, रणवीर तुम्हें तो बस मौका चाहिए किसी न किसी बात पर भड़कने का। मैं अब ठीक हूँ ना? रणवीर थोड़ा सा गुस्सा करके बोला, आप जानती हैं ना मॉम, आपको कुछ भी होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है। अंकल आप बताइए ये बार बार मॉम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीपी का इतना कम हो जाना, मॉम का बार बार बेहोश होना, ऐसा क्यों है? डॉक्टर साहब बोले, मुझे लगता है भाभी को जरूर किसी बात का टेंशन है। स्ट्रेस बढ़ जाता है तो पल्स गिरने लगती है और ये बेहोश हो जाती हैं। रणवीर अरुणा देवी का हाथ पकड़कर बोला, मॉम आपको कोई टेंशन है? और अगर कोई टेंशन है भी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप जानती है ना स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी टेंशन की वजह तू अच्छी तरह से जानता है, मगर जानते हुए भी तू अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इसे खुशी नहीं समझौता कहते हैं। तू क्यों नहीं समझता रणवीर? तेरे ये अकेलापन और तेरी वीरान जिंदगी ही मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। भाई साहब आप ही इसे समझाइए ना, मेरी तो एक नहीं सुनता। आप ही इससे कहिए कि ये मेरी बात मान ले और शादी कर ले। डॉक्टर साहब अपना पल्ला झाड़ते हुए बोले, भाभी ये तो माँ और बेटे के बीच की बात है, आप मुझे इसमें ना ही शामिल करें तो अच्छा है। वैसे भी रणवीर खुद इतना समझदार है कि इसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी दवाइयाँ लिख दी हैं, वक्त पर खा लीजिएगा और जरूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। रणवीर ज़रा मेरे साथ आना। कमरे से बाहर आकर डॉक्टर रणवीर से बोले, रणवीर तुम्हें अपनी माँ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। उनकी पल्स का इतने नीचे गिरना, धड़कन का तेज होना और बार बार बेहोश होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रणवीर ने चिंतित होते हुए कहा, तो अंकल आप इनका ठीक से इलाज कीजिए ना, उनकी दवाई चेंज करके देखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने को भी तैयार हूँ। आप कहें तो मैं उन्हें कल ही हॉस्पिटल लेकर आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब बोले, दवाई जितना काम कर सकती है वो कर रही है, मगर उनका असली इलाज सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रणवीर चौंक कर बोला, मैं कुछ समझा नहीं, मैं कैसे? देखो रणवीर, भाभी के लिए इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस लेना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तुम जानते हो उनका दिल कितना कमज़ोर है। इस बार अगर उन्हें अटैक आया तो वो शायद ही सह पाए। आगे तुम खुद समझदार हो, मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हो। बस एक बात याद रखना कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता या सदमे से बचाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसी हालत में उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका खुश रहना। डॉक्टर तो कहकर चले गए, मगर रणवीर अपनी माँ के लिए फिक्रमंद हो गया। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उनके पास बैठकर बोला, मॉम आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? अरुणा देवी ने चौंक कर कहा, अरे मैंने क्या किया? भाई साहब ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जो तुम इतना परेशान हो गए? मॉम आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कम से कम आप मेरे बारे में तो सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?
आपके सिवा मेरा और है ही कौन? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ रणवीर। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन संभालेगा तुझे? मेरे बाद तू अकेला ना रहे, इसलिए मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। रणवीर उदास होकर बोला, ऐसी बात मत कीजिए मॉम, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, ये जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम चाह कर भी झुठला नहीं सकते। रणवीर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम। रणवीर, मैं अपने जीते जी तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, तेरी जिंदगी में किसी ऐसे को देखना चाहती हूँ जो तुझसे प्यार करे, तेरी फिक्र करे, तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मॉम, आप समझती क्यों नहीं है? मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं अकेला बहुत खुश हूँ। ऐसा तुझे लगता है, मगर है नहीं। तुझे अकेला रहने की आदत पड़ गई है बस। रणवीर झुंझलाकर बोला, मॉम, हम इस बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। इस वक्त बात आपकी सेहत की हो रही है तो ठीक है, तुझे अगर इस बारे में बात नहीं करनी है तो मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। मॉम, अब आप बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। जिद है तो जिद सही, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। मॉम प्लीज, आप जानती हैं ना आपके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरुणा देवी नाराज होकर बोली, मेरी सेहत की तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब झूठे दिखावे हैं तेरे। अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तुझे तो तू मेरी बात मान लेता। अरुणा देवी ने गुस्से से अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर ने उनका मुंह अपने हाथ से अपनी तरफ किया और बोला, मॉम, अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता। जानती हूँ तुझे पहले प्यार में धोखा मिला है तो क्या अपनी पूरी जिंदगी उस धोखे के नाम कर देगा? अब बहुत हो गया वीर, इन परछाइयों के पीछे भागना बंद कर। दुनिया की हर लड़की धोखेबाज नहीं है। एक लड़की के धोखे ने तुझे इतना कठोर बना दिया कि तुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। मॉम प्लीज बस कीजिए। नहीं रणवीर, आज मुझे बोलने दे। जिस लड़की ने तुझे धोखा दिया तूने उसके नाम अपनी सारी जिंदगी कर दी, और मैं जिसने तुझे जन्म दिया, तुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तू अपने फैसले खुद कर सके, जिसने तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसके लिए तुमने क्या किया? क्या वो लड़की तेरे लिए तेरी माँ से ज्यादा अहम हो गई? आप जानती हैं मॉम कि ऐसा नहीं है, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो फिर क्या तू अपनी माँ की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझकर भी नहीं? रणवीर डरकर बोला, मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे एक बहू ला दे बेटा, उसके आने से मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। वीर, मेरे बच्चे, किसी एक के धोखे से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जो तेरी जिंदगी से चली गई वो तेरी नहीं थी, और जो तेरी थी ही नहीं उसके जाने का अफसोस कैसा। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान ने तेरे लिए जरूर किसी ऐसे को बनाया है जो तेरे लिए सही होगी, जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता मॉम। वो करेगी जो सिर्फ तेरे लिए बनी है, बस तुझे उसे पहचानना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मॉम कि आपके भगवान ने मेरे लिए किसे बनाया है? तुम्हारा दिल बताएगा। जिस दिन वो तेरी जिंदगी में आएगी खुद ब खुद तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस तू अपने इन बंद दिल के दरवाजों को खोल दे, फिर देख तेरी जिंदगी में कैसे बहारें आती हैं। अपनी माँ की बात सुनकर और उनकी सेहत का ख्याल करके रणवीर ने अपने मन में सोचा, इस वक्त मॉम की सबसे बड़ी चिंता मेरी शादी की है, और ऐसी हालत में किसी भी तरह की चिंता उनके लिए ठीक नहीं है। अगर मैं मॉम को शादी के लिए हाँ कर दूं तो मॉम खुश हो जाएंगी और उनकी चिंता भी दूर हो जाएगी। मैं अभी शादी के लिए हाँ कर देता हूँ, फिर बाद में सोच लूंगा कि आगे क्या करना है। फिर रणवीर माँ का हाथ पकड़कर प्यार से मुस्कुरा कर बोला, ठीक है मॉम, अगर आपकी चिंता मेरी शादी से ही दूर होती है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? वीर, वीर क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। रणवीर के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनकर माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से जैसे झूम उठी। रणवीर उन्हें शांत करते हुए बोला, मॉम कूल डाउन, इतनी एक्साइटमेंट आपके लिए ठीक नहीं है। वीर, तूने शादी के लिए हाँ कर दी, मेरी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी। मॉम, शादी के लिए हाँ की है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल ही शादी कर लूँगा। और मॉम, शादी के लिए लड़की मैं खुद पसंद करूँगा। रणवीर की इस बात से माँ ने बुरा सा मुंह बना लिया तो रणवीर मुस्कुराकर बोला, मॉम शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मुझे आपकी वो फोटो वाली लड़कियाँ नहीं चाहिए, शादी मुझे करनी है।
तो लड़की भी मुझे खुद ही देखनी चाहिए ना। मुझे वो अंग्रेजी टाइप की बहू नहीं चाहिए जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुझे हाय हेलो करती फिरेगी। मॉम, अगर बहू चाहिए तो मेरी इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी, वरना। अरुणा देवी लंबी सांस लेकर बोली, अच्छा चल ठीक है, जिंदगी तुझे बितानी है तो जैसे तू चाहे, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तू शादी के लिए मान गया। अरुणा देवी जी ने खुश होकर रणवीर को गले से लगा लिया। शादी के लिए रणवीर की हाँ ने अरुणा देवी जी के दिल को खुशियों की नई उम्मीदों से भर दिया, मगर रणवीर ने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए कह दिया था। उसे लगा था कि उसकी हाँ से कुछ दिन तक तो उसकी माँ खुश रहेगी, फिर बाद में वो कुछ और बहाना सोच लेगा। मगर अरुणा देवी जी ने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया था। इतने सालों में पहली बार रणवीर ने इतनी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की थी। इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहती थी। वो हर रोज रणवीर से शादी की बात छेड़ देती और पूछती कि उसने शादी के लिए कोई लड़की देखी कि नहीं। रणवीर हर रोज कोई ना कोई बहाना बना देता। तो एक दिन अरुणा देवी जी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में रणवीर से बोली, रणवीर, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ जो मुझे टाल मटोल कर बहलाने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर घबरा कर बोला, मॉम, अब मैंने क्या कर दिया? उस दिन शादी के लिए हाँ तूने मुझे यूं ही टालने के लिए की थी ना? तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगा। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच में शादी के लिए हाँ की थी। मगर मगर आप ही सोचिए मॉम, आपके लिए बहू देखनी है, क्या ये कोई मामूली बात है? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, बहुत जल्दी मैं आपकी बहू से आपको मिला दूंगा। अरुणा देवी जी ने धमकी देते हुए कहा, तो ठीक है, एक हफ्ते का वक्त है तेरे पास। अगर एक हफ्ते में तू कोई लड़की नहीं पसंद कर पाया तो फिर ये काम मैं खुद करूंगी और तुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, समझे? बाद में कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अरुणा देवी जी अपना फैसला सुनाकर चली गई और रणवीर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अरुणा देवी जी के फैसले से परेशान रणवीर अपने ऑफिस की कुर्सी पर सर पकड़कर बैठा था। परेशानी में वो ना ठीक से कोई काम कर पा रहा था और ना किसी से ठीक से बात कर रहा था। अपनी झुंझलाहट वो ऑफिस के लोगों पर निकाल रहा था। रणवीर को परेशान देखकर रणवीर के मैनेजर विकास ने रणवीर से पूछा, क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मॉम, है मेरी प्रॉब्लम, झुंझलाकर रणवीर के मुंह से निकल गया। क्या सर? कुछ नहीं, वो मॉम। रणवीर खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, फिर अपने और अरुणा देवी के बीच हुई सारी बात बता दी। अब तुम बताओ विकास, एक हफ्ते में मैं ऐसी लड़की कहाँ से लाऊं जिससे मैं शादी कर सकूं? अगर एक हफ्ते में मैंने मॉम को किसी लड़की से नहीं मिलाया तो पता नहीं मॉम क्या करेंगी, वो किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा देगी। सर, एक हफ्ते में शादी के लिए लड़की ढूंढनी है? इट इज इम्पॉसिबल सर। शादी के लिए लड़की ढूंढना मुश्किल है, मगर शादी का नाटक करने के लिए तो लड़की ढूंढी जा सकती है ना? विकास ने हैरान होकर कहा। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। रणवीर ने कुछ सोचकर कहा, मैं किसी ऐसी लड़की को मॉम से मिलाऊंगा जो मॉम के सामने उनकी बहू बनने का नाटक करेगी। इससे मॉम तो खुश हो ही जाएंगी और मुझे भी उनके सवालों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक होते ही मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा रिस्की है? रणवीर बोला, मॉम की पसंद की लड़की से शादी करने से ज्यादा रिस्की नहीं है। मगर सर, नाटक करने के लिए कौन लड़की मानेगी? पैसों के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। विकास सोचकर बोला, मगर ऐसे ही किसी भी लड़की को अरुणा मैम के सामने उनकी बहू बनाकर तो नहीं ले जा सकते ना सर? रणवीर बोला, यस, वो बात भी ठीक है। तो ठीक है विकास, तुम किसी ऐसी लड़की की तलाश करो जो सुंदर हो, सिंपल हो और जिसमें वो सारी क्वालिटीज हो जो मॉम को उनकी बहू में चाहिए, और मेरा ये काम एक हफ्ते से पहले होना चाहिए। विकास घबराकर बोला, मगर सर, मैं ऐसे कैसे लड़कियों से पूछ सकता हूँ कि वो ये नाटक करेंगी या नहीं? लड़कियां मार मार कर मेरा भुर्ता बना देंगी। हाँ, वो बात भी है। तुम ऐसा करो, कल के हर न्यूज़पेपर में ये ऐड दे दो कि शेखावत इंडस्ट्रीज में एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। जब लड़कियां इंटरव्यूज़ के लिए आएंगी तब हम उनसे बात क्लियर कर लेंगे कि ये जॉब उस लड़की को मिलेगी जो ये नाटक करने को तैयार होगी, और ये नाटक करने के लिए पैसे उसे अलग से मिलेंगे। विकास बोला, सर, आप तो सेक्रेटरी कभी नहीं रखते, तो फिर अब? रणवीर बोला, विकास, शादी करने से अच्छा है कि मैं एक सेक्रेटरी ही रख लूं। मॉम को मेरी शादी के लिए एक लड़की चाहिए ना, तो वो उन्हें मिलेगी, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरी बीवी भी बनेगी। दूसरे दिन की सुबह हर न्यूज़पेपर में ये एड छपी थी कि शेखावत इंडस्ट्रीज़ को एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। उस दिन इंटरव्यू के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लग गई। सब इंटरव्यू के लिए गए।
रणवीर और विकास दोनों मिलकर उन लड़कियों के इंटरव्यू ले रहे थे। ये इंटरव्यू रणवीर के मेन ऑफिस से अलग एक दूसरे ऑफिस में रखी गई ताकि इस बारे में रणवीर और विकास के अलावा और किसी को पता ना चल सके। पूरे दिन में बहुत सी लड़कियों के इंटरव्यू लिए गए मगर कोई भी लड़की उस काम के लिए नहीं मिली। कई लड़कियां तो जॉब की शर्त सुनकर उनको बुरा भला कहकर चली गई मगर कुछ लड़कियां उन्हें ठीक नहीं लगी। दूसरे दिन भी इंटरव्यू रखा गया मगर दूसरे दिन भी कोई बात नहीं बनी। परेशान होकर रणवीर इंटरव्यू से उठकर चला गया। अब सिर्फ विकास रह गया था इंटरव्यू लेने के लिए। रणवीर ने उसे अधिकार दिया था कि अगर उसे कोई लड़की ठीक लगे उस काम के लिए तो वो उसे सिलेक्ट कर सकता है, बस वो रणवीर की माँ की पसंद से मेल खानी चाहिए। वैसे भी विकास और रणवीर बचपन के दोस्त हैं और विकास को पता है कि अरुणा देवी जी को कैसी लड़की पसंद आएगी। विकास लड़कियों के इंटरव्यू ले लेकर परेशान हो चुका था क्योंकि अभी तक उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिसमें अरुणा देवी जी की बहू बनने की खूबी हो और जो विकास को थोड़ी बहुत अच्छी लगी। वो पूरी बात सुनकर विकास को खरी खोटी सुनाकर चली गई। आज के दिन की सारी लड़कियों के इंटरव्यू खत्म हो चुके थे, बस एक आखिरी लड़की रह गई थी। विकास थक चुका था। उसका मन किया कि वो उस लड़की को वापस भेज दे मगर फिर सोचा कि एक ही लड़की तो बची है, क्या फर्क पड़ता है, देख लेता हूँ उसे भी, जहाँ इतनी देखी है एक और सही। विकास ने उस लड़की को अंदर बुलाया। विकास ने उसे देखा तो वो लड़की उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। विकास ने उसे ध्यान से देखते हुए दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया तो वो उसे हैरानी से देखता रह गया। वो लड़की पलक थी जो ऐड देकर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। विकास ने पलक के घर में अरुण के साथ उसकी तस्वीर देखी थी जिससे उसने पलक को पहचान लिया था। पलक की सादगी से भरी सुंदरता, उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों में भोलापन देखकर विकास को उसमें वो सारी खूबियां नजर आई जो उन्हें चाहिए थी। विकास को पलक उस काम के लिए एकदम सही लड़की लगी मगर फिर विकास को ध्यान आया कि अगर पलक ये काम करेगी और उसे पता चल गया कि अरुण का एक्सीडेंट रणवीर की गाड़ी से हुआ है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि उसे कैसे पता चलेगा। पलक और रणवीर दोनों ही एक दूसरे से अनजान हैं, फिर उन्हें वो सब कैसे पता चलेगा। खुद विकास तो ये बात किसी को बताने वाला नहीं है। वो दोनों कभी नहीं जान पाएंगे कि अनजाने में ही एक हादसे ने उन दोनों की जिंदगियों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है और एक दूसरे से अनजान होकर भी वो दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं है। विकास ने पलक का इंटरव्यू लिया और उसे जॉब की शर्त बताई। शर्त सुनकर पलक हैरानी से बोली, मगर न्यूज़पेपर में तो सेक्रेटरी की जॉब का ऐड छपा है। विकास बोला, हाँ सेक्रेटरी की जॉब तो है ही मगर ये जॉब उसे ही मिलेगी जो ये नाटक करने को तैयार होगी और ये नाटक करने के पैसे उसे अलग से मिलेंगे। बस कुछ दिनों के लिए नाटक करना है, फिर सेक्रेटरी की जॉब तो परमानेंट है ही। क्या लगता है आपको कि एक जॉब पाने के लिए और थोड़े से पैसों के लिए मैं आपका ये घटिया काम करूंगी? शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह लोगों को धोखा देते हुए? सेक्रेटरी की जॉब की आड़ में आप लोग किसी बुजुर्ग को धोखा देने को कह रहे हैं, किसी बीमार इंसान के जज्बातों के साथ खेलने को कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और ये घटिया नौकरी। पलक गुस्से से विकास को घूरती हुई वहां से जाने लगी। दरवाजे से बाहर जाने से पहले वो रुकी और पीछे विकास को देखकर बोली, अपने हिसाब से कहिए कि वो अपने दिमाग का चेकअप कराएं। लगता है उनका दिमाग हिला हुआ है, तभी तो अपनी माँ के लिए एक किराए की बहू चाहिए उन्हें। हे कान्हा जी, पता नहीं इन रईस लोग के दिमाग आपने इतने टेढ़े क्यों बनाए हैं, कहकर पलक गुस्से से दरवाजा पटक कर चली गई। विकास उदास होकर बोला, ये आखिरी लड़की थी, ये भी चली गई। रणवीर सर, ये कैसे टेढ़े काम में लगा दिया आपने मुझे, अब मैं कहाँ से लाऊं अरुणा मैम की पसंद की किराए की बहू। विकास परेशान होकर खुद से ही बड़बड़ाने लगा। थकी हारी पलक घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। घर में उनकी दवाई ख़त्म हो चुकी थी। माँ की ऐसी हालत देखकर पलक बुरी तरह से घबरा गई। पलक अपनी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आई। उनकी गंभीर हालत देखकर उन्हें आईसीयू में रखा गया और ऑक्सीजन लगाया गया। पलक सोच में पड़ गई। माँ का आईसीयू में एडमिट होना मतलब हज़ारों का बिल। उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। पैसों की कमी के कारण वो माँ का ठीक से इलाज भी नहीं करवा पा रही थी, तभी आज उनकी ये हालत हो गई थी। अब क्या होगा? माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? डॉक्टर ने दवाई लाने को कहा तो पलक के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे वो एक बार की दवाई तो ले आई थी, लेकिन दोबारा दवाई मंगवाई तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगी? सोचते सोचते उसे उस नौकरी की याद आई जहां आज वो इंटरव्यू के लिए गई थी। अगर वो ये नौकरी कर लेती है तो माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो सकता है।
वो लोग नाटक करने के लिए पैसे अलग से देंगे, थोड़ी एक्टिंग ही तो करनी है। अपनी माँ के लिए इतना तो वो कर ही सकती है। कॉलेज में कितने ड्रामों में एक्टिंग कर चुकी थी, अब हकीकत में भी करके देख लेगी। वैसे भी अरुण के जाने के बाद सबके सामने खुश रहने की एक्टिंग ही तो कर रही थी, ये भी कर लेगी कम से कम। इससे उसकी माँ का इलाज तो हो जाएगा। वो माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर तुरंत दोबारा उसी ऑफिस में गई। इत्तेफाक से विकास अभी ऑफिस में ही था। पलक ने विकास को सारी बात बताकर कहा कि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए अभी पैसे चाहिए, फिर वो लोग जो कहेंगे वो करने को तैयार है। विकास पलक की मजबूरी को समझते हुए उसकी मदद करना चाहता था। वो पहले ही अपने मंगेतर को खो चुकी है और अब उसकी माँ भी हॉस्पिटल में है, और वैसे भी अभी तक उन्हें कोई लड़की नहीं मिली थी। अब अगर पलक ये काम करने को तैयार है तो विकास की सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। विकास ने फोन पर रणवीर को बताया कि उसे अपने काम के लिए लड़की मिल गई है, मगर उसे पैसों की जरूरत है और उसे आज ही पैसे चाहिए। रणवीर ने कहा, विकास क्या तुम्हें वो लड़की हमारे काम के लिए ठीक लगती है? वो ठीक से कर पाएगी ना ये काम? बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और माँ को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। जी जी हाँ सर, बिल्कुल कर पाएगी वो ये काम। उस काम के लिए लड़की एकदम परफेक्ट है, मगर सर उसे पैसे अभी चाहिए, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, उसकी आईडी वगैरह लेकर एग्रीमेंट पर उसके साइन ले लो। विकास बोला, मगर सर एग्रीमेंट तो अभी तैयार नहीं है। एग्रीमेंट के पेपर में ट्रेवल के ड्रॉअर में पड़े हैं, तुम उस लड़की के साइन ले लो, शर्तें हम बाद में लिख लेंगे। मगर सर खाली पेपर पर साइन लेना ठीक रहेगा क्या? रणवीर बोला, विकास तुम्ही ने कहा ना उस लड़की को अभी पैसों की जरूरत है, तो मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, हम ऐसे ही उसे पैसे नहीं दे सकते ना। उसके साइन तो हमें चाहिए ही होंगे, उसके साइन के बिना हम उसे पैसे नहीं दे सकते। जी सर, आई अंडरस्टैंड सर, मगर वो पैसे। विकास ने कुछ कहना चाहा, मगर रणवीर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मैं तो अभी बाहर हूँ, तुम ऐसा करो जाकर मॉम से पैसे ले लो, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। विकास ने पलक को हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास भेज दिया, ये कहकर कि वो उसके पीछे पैसे लेकर आ जाएगा। पलक हॉस्पिटल चली गई। थोड़ी देर बाद विकास भी वहाँ पैसे लेकर पहुँच गया। पलक को पैसे देकर विकास ने उससे एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा तो खाली पेपर देखकर पलक बोली, सर ये पेपर तो खाली है। विकास बोला, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि एग्रीमेंट पेपर तैयार करने का मौका ही नहीं मिला, और तुम्हें पैसे भी अभी चाहिए थे। तो तुम घबराओ मत, हमारे सर बड़े उसूलों वाले इंसान हैं, वो इन पेपर्स में कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना रणवीर सर की फितरत में नहीं है, तुम भरोसा रखो। पलक ने लंबी सांस लेकर कहा, सॉरी सर, रईस लोग पर भरोसा थोड़ा मुश्किल है, और फिर जो इंसान अपनी माँ को धोखा दे सकता है किसी और को क्यों नहीं दे सकता? तुम अभी रणवीर सर को जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। वो ऊपर से सख्त दिखते हैं मगर अंदर से बहुत नरम है। पलक ने उदास आंखों से कहा, जाने दीजिए सर, रईस लोगों को मैं जानना भी नहीं चाहती। ऐसे ही एक अमीर दौलतमंद इंसान के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया। नफरत है मुझे रईस लोगों से, जो हम गरीब लोगों की जिंदगी को गाजर मूली की तरह समझते हैं। अमीर लोगों के लिए पलक के मन में इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट शायद उस एक्सीडेंट की वजह से थी। पलक की बात से विकास को बहुत दुख हुआ। वो अभी तक रणवीर को उस एक्सीडेंट का कसूरवार मानती है। विकास का मन चाहा कि वो पलक से कहे कि रणवीर सर की उस एक्सीडेंट में कोई गलती नहीं थी, मगर विकास कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। पलक की मजबूरी थी, उसे उस वक्त पैसों की जरूरत थी और उन पेपर पर साइन किए बिना उसे पैसे मिलेंगे नहीं, तो मजबूर होकर पलक ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। पलक ने विकास से अपना काम शुरू करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था ताकि उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। तबीयत में थोड़ा सुधार होने पर माँ ने पलक से पूछा, पलक हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे कहाँ से आए? पलक ने जवाब दिया, मैं हूँ ना माँ, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? फिर भी पलक, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, वो भी इतनी जल्दी? तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? पलक ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा। अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? माँ, उस दिन मैं जिस इंटरव्यू के लिए गई थी वो नौकरी मुझे मिल गई है। एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी की जॉब है। मुझे उनसे एडवांस पैसे मिले थे, बस वही पैसे यहाँ काम आ गए। सच? तू सच कह रही है? सच में भगवान बहुत मेहरबान है, वो अगर हमें किसी मुश्किल में डालता है तो उस मुश्किल से निकालने का रास्ता भी वही दिखाता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नौकरी तुझे तेरे गम से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। पलक ने उदास होकर कहा, माँ, मैं वहाँ कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी को अपने बॉस के हर ऑर्डर के लिए तैयार रहना पड़ता है। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है सेक्रेटरी का।
हो सकता है उसके बाद मैं तुम्हें ज्यादा वक्त ना दे पाऊं। वसुधा देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। तू बेफिक्र होकर अपना काम कर, मेरी फिक्र मत करना। तुझे अपने गम से बाहर निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ते देखकर मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। पलक भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा दी। 2 दिन में पलक की माँ की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो गई तो वो माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर घर ले आई। 2 दिन बाद पलक अपनी नौकरी पर उसी ऑफिस में आई जहाँ उसने इंटरव्यू दिया था। वैसे उस काम के लिए वो मन से तैयार नहीं थी, मगर उसे ये काम हर हाल में करना होगा, वो चाहे या ना चाहे। आज पलक अपने बॉस से मिलने वाली थी, मगर उससे पहले वो विकास से मिली। विकास ने पलक को समझाया कि उसे अपने बॉस के सामने कैसे पेश आना है। उसने बताया कि बॉस थोड़े गुस्से वाले हैं और ज्यादा बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। बॉस के बारे में सुनकर पलक मन ही मन घबरा रही थी, मगर विकास ने उसे हिम्मत दी कि वो घबराए नहीं। अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेगी तो बॉस उससे खुश हो जाएंगे। उन्हें ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। आगे क्या होगा? कैसी होगी ऑफिस में रणवीर और पलक की पहली मुलाकात? क्या पलक से चिढ़ने वाला रणवीर उसे अपनी माँ से मिलाने के लिए मान जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।